यदि आप हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। यदि आप संधि के नियमों को लेकर संशय की स्थिति में रहते हैं, संधि के नियम आपको समझ में नहीं आते हैं, एक नियम यदि आप पढ़ते हैं तो दूसरा नियम भूल जाता है, तो आप सही जगह पर हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पशुपत यादव और आप सभी का अपने YouTube चैनल ददरा अकादमी पर मैं स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चलेगी। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास की सीरीज पर इस समय चर्चा कर रहे हैं, तो आइए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की कक्षा में हम लोग आगम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे अध्ययन का बिंदु है आगम व्यंजन संधि। हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने जितने भी व्यंजन संधि के नियमों को देखा है उन सभी नियमों में प्रायः आदेश की क्रिया होती है, लेकिन इस नियम में क्या होगा कि आगम होगा। यानी अब हम लोग जब जिस नियम का चर्चा करेंगे उसमें क्या होगा कि व्यंजन वर्ण का आगम हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आगम व्यंजन संधि को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आगम किसे कहते हैं। तो आगम क्या होता है? तो संधि की क्रिया में आगम से तात्पर्य है नए वर्ण का आ जाना। संधि की क्रिया में आगम से क्या तात्पर्य होता है? तो संधि की क्रिया में आगम से तात्पर्य होता है नए वर्ण का आ जाना। जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य ये नवीन वर्ण आ जाता है तो संधि की क्रिया में इसे आगम कहा जाता है। संधि में व्यंजन वर्ण के आगम को आगम व्यंजन संधि कहते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण का आगम हो जाता है तो इस आगम को क्या कहेंगे? आगम व्यंजन संधि कहेंगे। नवीन वर्ण के आगमन से क्या होता है कि शब्द के ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन वर्ण के आगमन से ध्वनि परिवर्तन होने के कारण इसे व्यंजन आगम संधि कहा जाता है। तो आप लोग आगम समझ गए और आगम व्यंजन संधि समझ गए कि क्यों होता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का आगम हो जाता है, आगमन हो जाता है, इसलिए इसे व्यंजन आगम संधि कहा जाता है। तो हम लोग आगम से क्या तात्पर्य हो गया? आगम से तात्पर्य हो गया कि नए वर्ण का आगमन, नए वर्ण का आगमन हो गया तो संधि की क्रिया में उसे आगम कहा जाता। अब नए वर्ण का आगमन कहाँ होता है? तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य में हो जाता है। क्योंकि व्यंजन वर्ण का आगम होता है इसलिए इसे आगम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए हम लोग अब नियमों की तरफ देखते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि आगम व्यंजन संधि में दो स्थितियां बनती हैं। आगम व्यंजन संधि में कितनी स्थितियां बनती हैं? तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि च का आगम। पहली स्थिति में क्या होता है कि च व्यंजन वर्ण का आगम हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति बनती है स का आगम, यानी दंत स का आगम। दूसरी स्थिति क्या बनती है? दंत स का आगम हो जाता है और आगे संधि की क्रिया करते हुए कभी दंत स रहता है तो कभी दंत स किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो हम इसके भी देखेंगे कि इसके दंत स के आगम में उसके दो उपभेद हो जाते हैं। तो हम लोगों के आज चर्चा का जो बिंदु है वह है आगम व्यंजन संधि। तो संधि में आगम से क्या तात्पर्य होता है?
तो संधि की क्रिया होने पर एक नए वर्ण का जब आगमन हो जाता है तो उसे संधि की क्रिया में आगम कहते हैं। चूंकि व्यंजन वर्ण का आगम हो जाता है इसीलिए इसे आगम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर आगम व्यंजन संधि में दो स्थितियां बनती हैं, पहला होता है चय का आगम और दूसरा होता है दंत स का आगम। हम लोग अभी नियम को देखेंगे तो दंत स कुछ परिस्थितियों में दंत स के रूप में रहता है और कुछ परिस्थितियों में वह मूर्धन्य स के रूप में हो जाता है। तो स के आगम में दो उपभेद हो जाते हैं। तो आइए हम लोग अब नियमों पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं चय का आगम। तो हम इसको हटा देते हैं। तो हम लोग पहला नियम देख लेते हैं। चय का आगम। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम नियम को देख लेते हैं। पहला है चय का आगम। पहला क्या है? चय का आगम। इसका हम लोग नियम लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है? पहला स्थिति क्या बनता है कि जब दो व्यंजन वर्णों के बीच नहीं, जब संधि की क्रिया होती है इसमें से एक व्यंजन वर्ण रहता है और उसमें यदि च व्यंजन वर्ण का आगम हो जाता है तो उसे च का आगम कहते हैं। क्योंकि च एक व्यंजन वर्ण है इसीलिए यह एक व्यंजन संधि होती है। नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? कोई स्वर हो, तथा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छह व्यंजन हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छह व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में तो क्या होता है कि संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य चय का आगमन हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छह व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य च का आगमन हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, यह तो नियम हो गया कि दोनों पदों के मध्य च का आगमन हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि स्वर के पश्चात छह को
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर के पश्चात, ऐसा इसलिए होता है कि स्वर के पश्चात छ का, ऐसा इसलिए होता है कि स्वर के पश्चात छ का उच्चारण, छ का उच्चारण करने में बल लगता है। छ का, स्वर के पश्चात छ का उच्चारण करने में बल लगता है, जिससे छ के पूर्व, छ के पूर्व अल्प प्राण ध्वनि, छ के पूर्व अल्प प्राण ध्वनि च सुनाई पड़ती है। नियम क्या करा है च का आगम में कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छ व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य च का आगमन हो जाता है। ऐसा, यहां ऐसे मत लिखिए, ऐसा इसलिए होता है कि स्वर के पश्चात छ का उच्चारण करने में बल लगता है, जिससे च के पूर्व अल्प प्राण ध्वनि च सुनाई पड़ती है। च का आगमन होने के कारण, च का आगमन होने के कारण इसे, च का आगमन होने के कारण इसे चागम, इसे चागम व्यंजन संधि, चागम व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो उम्मीद है यह नियम स्पष्ट हो गया होगा कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छ व्यंजन है तो संधि होने की दशा में दोनों के मध्य क्या होता है कि च का आगमन हो जाता है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसके उदाहरण है, उदाहरण है स्वधन छंद, स्वधन छंद। हम इसका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। इसको लिख सकते हैं स धन व धन अ धन छ धन अंध। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। तो इसमें क्या होगा कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य, यानी दोनों पदों के मध्य क्या होगा, च का आगम हो जाएगा। यह क्या बन जाएगा, यह बनेगा स्वधन छंद है, तो यहाँ च का आगम हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, स्वछंद। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां च लिख, यह उम्मीद है कि यह नियम आप लोग समझ पा रहे होंगे। स्वधन छंद बराबर क्या हो गया, स्वछंद। इसी प्रकार से एक शब्द है वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया। हम यहां देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ऐश्वर है, और यहाँ छ है, तो संधि होने की दशा में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ च का आगम हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, वृक्षाया। वृक्ष धन छाया बराबर क्या हो गया, वृक्ष छाया। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। यह तो हुआ ऐश्वर के साथ। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, आधन छादन, आधन छादन।
तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। तो इन दोनों के मध्य च का आगम हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, आच्छादन। आधन छादन बराबर क्या हो जाएगा, आच्छादन। आधन छादन बराबर क्या हो जाएगा, आच्छादन। उसी प्रकार से एक शब्द और है, आ को लेकर देख लेते हैं, सालाधन छादन। साला माने आवास, सालाधन छादन बराबर क्या होगा, सालाच्छादन। सालाच्छादन, जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। हम लोगों ने दो स्वरों के साथ देख लिया, अ स्वर के साथ और आ स्वर के साथ, दो उदाहरण। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छा और यहाँ जगह है लिख लेते हैं। इसका जो पांचवा उदाहरण है वह क्या है, विधन छेद। विधन छेद। तो हम लोग यहां देखते हैं कि व्य में छोटी ई की मात्रा है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, च है। तो इन दोनों के मध्य में क्या होगा, च का आगम हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद। विधन छेद बराबर क्या हो गया, विच्छेद। इसमें एक उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण है परिधन छेद। शब्द क्या बनेगा, परिच्छेद। शब्द क्या बनेगा, परिच्छेद। और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। परि में र पर, र के बाद छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व स्वर है, इसीलिए ई और छ के मध्य में क्या होगा, च का आगम हो जाएगा। सातवां उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, श्रीधन छाया। श्रीधन छाया। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, च का आगम हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, श्री छाया। श्रीधन छाया बराबर क्या होगा, श्री छाया। आठवीं स्थिति क्या है, लक्ष्मी का मेल जब छाया से होता है तो लक्ष्मी में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, मैं में दीर्घ ई है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। तो यह क्या बन जाएगा, लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा और हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नौवां उदाहरण है, तरुधन छाया। नौवां उदाहरण कौन सा है, तरुधन छाया। तो हम लोग देखते हैं कि तरु में र में ह्रस्व है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो शब्द बन जाएगा तरु छाया। शब्द क्या बन जाएगा, तरु छाया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, अनुधन छेद। अनुधन छेद बराबर शब्द क्या बनेगा, अनुच्छेद। यह च का आगम संधि जो है वह बहुत ही आसान संधि है। इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, छ हो। तो संधि होने की दशा में दोनों के मध्य क्या हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। आगे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। आगे उदाहरण देख लेते हैं। शब्द क्या बनता है, मातृधन छाया। मातृधन छाया। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, री स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। तो संधि होने की दशा में दोनों के मध्य च का आगम हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है, मातृ छाया।
शब्द क्या बन जाता है, मातृ छाया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, पितृधन छाया, पितृधन छाया। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण री स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य क्या आ जाता है, च का आगमन हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है, प्रतिछाया। संधि शब्द क्या बन जाता है, प्रतिछाया। उम्मीद है कि आप लोग प्रथम नियम में च का आगम समझ गए होंगे। एक बार हम नियम फिर से बता देते हैं कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छ व्यंजन वर्ण हो तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य च का आगम हो जाता है, यानी किसी पद का लोप नहीं होता है, केवल च का आगम हो जाता है। अन्य किसी पद में कोई भी परिवर्तन, किसी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब स्वर के पश्चात हम लोग छ का उच्चारण करते हैं तो बल लगता है, जिसके कारण स्वर का उच्चारण कर जिसमें क्या होता है कि ऐसा इसलिए होता है कि स्वर के पश्चात जब हम लोग छ का उच्चारण करते हैं तो हमें एक बल लगाना पड़ता है, जिससे छ के पूर्व अल्प प्राण ध्वनि च सुनाई देती है। यानी छ का अल्प प्राण ध्वनि कौन है, च, तो वह सुनाई पड़ती है। हमने अ स्वर के साथ दो उदाहरण देख लिए, आ स्वर के साथ दो उदाहरण देख लिए, छोटी ई स्वर के साथ दो उदाहरण देख लिए, बड़ी ई स्वर के साथ दो उदाहरण देख लिए, छोटा ऊ के साथ दो उदाहरण देख लिए और री स्वर के साथ दो उदाहरण देख लिए। उम्मीद है कि आप लोग नियम को समझ पा रहे होंगे। आप लोग बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें कई उदाहरण दिए गए हैं, तो हर उदाहरण को यहाँ बताना संभव नहीं है। आप उन उदाहरणों को इसी तरह से हल करने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग च के आगम के बाद दूसरे नियम की ओर चलते हैं, जो कौन सा नियम है, जो है स का आगम। तो आइए उस पर देख लेते हैं। हम लोग प्रथम नियम को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब प्रथम नियम के बाद हम लोग दूसरा जो आगम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा आगम क्या कहता है, हम लोगों ने अभी च का आगम देखा। आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं, स का आगम। स का आगम अभी हम लोगों ने व्यंजन संधि के अंतर्गत च का आगम देखा और हम लोगों ने देखा कि च के आगम में किसी अन्य वर्ण में कोई भी परिवर्तन, कोई भी विकार नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब स का आगम देखेंगे तो स के आगम में अन्य वर्ण में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो आइए हम लोग स का आगम देख लेते हैं। तो स का आगम, तो यहां हम लोग लिख लेते हैं, स के आगम में दो स्थितियां बनती हैं। स के आगम में क्या होता है, स के आगम में दो स्थितियां बनती हैं। च के आगम में क्या था, तो च के आगम में केवल एक स्थिति बनती थी कि च का आगमन हो जाता था, उसके अलावा किसी अन्य वर्ण में कोई भी विकार नहीं हो पाता था। लेकिन स के आगम में क्या होता है, स के आगम में दो स्थितियां बनती हैं, जिसमें एक साथ दो नियम कार्य करते हैं, जिसमें एक साथ दो नियम कार्य करते हैं। जिसमें क्या होता है कि एक साथ दो नियम कार्य करते हैं। तो स के आगम में कितनी स्थितियां बनती हैं, दो स्थितियां बनती हैं। तो इसमें हम लोग
नंबर ए लिख लेते हैं कि दंत स का आगम, दंत स का आगम, और बी में लिख लेते हैं मूर्धन्य स का आगम। पहली स्थिति क्या बनती है कि दंत स का आगम होता है, इसमें भी दो नियम कार्य करते हैं, और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि मूर्धन्य स का आगम होता है और इसमें भी दो नियम कार्य करते हैं। तो यहां क ख लिख ले, क्योंकि इसको क लिख लें और इसको ख लिख लें। हाँ, पहला क क्या है, दंत स का आगम, और ख क्या है, मूर्धन्य स का आगम। और हमने देखा कि स के आगम में दो स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति होगी दंत स का आगम, दूसरी स्थिति होगी मूर्धन्य स का आगम, जिसमें एक साथ दो नियम कार्य करते हैं। यानी दंत स का आगम होता है, उसमें भी व्यंजन संधि के दो नियम कार्य करते हैं, और मूर्धन्य स का जब आगम होता है तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें भी एक साथ व्यंजन संधि के दो नियम कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क के अंतर्गत दंत स का आगम। क के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दंत स का आगम। इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो, यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो, दंत स का जो आगम होता है उसमें नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो, तथा यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में क्या हो कि द्वितीय पद में क्या हो, यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में कृत धातु से बने शब्द हों। यदि प्रथम पद में क्या हो कि सम उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में कृ धातु है। यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में कृ धातु से बने शब्द हों तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य दंत स का, तो संधि होने पर दोनों पदों के मध्य दंत स का आगम हो जाता है। यह तो हो गया पहला नियम कि यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यानी यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में कृ धातु से बने शब्द हों तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य दंत स का आगम हो जाता है। यह तो पहला नियम हो गया। मैंने बताया उसमें दो नियम क्या कार्य करते हैं। प्रथम दंत स का आगम हो जाता है तथा सम उपसर्ग का मैं व्यंजन अनुस्वार बन जाता है।
अनुस्वार बन जाता है। यह हो गया पहला नियम। यह नियम अपने आप में पूर्ण है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में क्री धातु से बने हुए शब्द हो तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य दंत स का आगम हो जाता है तथा सम उपसर्ग का जो मैं व्यंजन होता है वह क्या होता है, अनुस्वार बन जाता है। अब यहां हम लोग देख लेते हैं कि क्री धातु से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो क्री धातु से बने शब्द, क्री धातु से कौन कौन से शब्द बने हैं। तो क्री धातु से जो शब्द बने हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, वह कौन कौन से हैं। तो पहला है कार, कृत, कृति, करण, कारक। 1 2 3 4 पहला है कार, दूसरा है कृत, तीसरा है कृति, चौथा है करण, पांचवा है कारक, छठवां है कर्ता, सातवां है क्रिया। लगभग इतने शब्दों के उदाहरण बनते हैं, मिलते हैं। क्री धातु से जो बने शब्द हैं, पहला है कार, दूसरा है कृत, तीसरा है कृति, चौथा है करण, पांचवा है कारक, छठवां है कर्ता और सातवां है क्रिया। आइए अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो, यानी सम उपसर्ग आ गया, चलिए ठीक है, तथा द्वितीय पद में क्री धातु से बने शब्द हो, तो क्री धातु से कौन सा शब्द बना है, कार बन गया। चलिए पहला शब्द हम लोग लिख ले। बने शब्द हो तो संधि होने की दशा में, यानी धन का चिन्ह लगा दिए, इसका मतलब इन दोनों के मध्य में क्या हो रहा है, संधि हो रहा है। तो दंत स का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। चलिए दंत स का आगम हो जाता था, सम उपसर्ग का मैं व्यंजन अनुस्वार बन जाए, यानी यह किस में चला जाएगा, अनुस्वार में। तो पहले इसको लिख लेते हैं, मैं कहाँ चला गया, अनुस्वार में। और यहाँ क्या होता है, दंत स का आगम हो जाता है, यानी आधा दंत स का आगम हो गया और कार यहाँ पर है, यह है। तो सम धन कार बराबर क्या हो गया, संस्कार। सम धन कार बराबर हो गया संस्कार। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है समधन कृत। समधन कृत बराबर क्या हुआ, यहां मैं है और यहां क है, तो मैं किस में चला जाएगा, अनुस्वार में, यह हो गया। और यहां क्या हो, दंत स का आगमन हो जाएगा और कृत तो अपने स्थान पर ही है। समधन कृत बराबर क्या हो गया, संस्कृत। तीसरा उदाहरण है समधन कृति। समधन कृति बराबर क्या हो गया, तो स यहां अनुस्वार के रूप में आ जाएगा, मैं अनुस्वार के रूप में चला गया और यहां दंत स का आगमन हो जाएगा और कृति यहां है। समधन कृति बराबर क्या हो गया, संस्कृति। चौथा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, समधन करण। समधन करण, मैं कहाँ चला गया, स के ऊपर अनुस्वार रूप में और यहाँ दंत स का आगम हो गया और करण। समधन करण बराबर संस्करण। यानी यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो, देखिए सबके पहले सम उपसर्ग है और दूसरे पद में क्या है, क्री धातु से बने शब्द। तो आप लोग इन 7 शब्दों को नोट कर लीजिए, कार, कृत, कृति, करण, कारक, कर्ता और क्रिया। यही 7 उदाहरण है इसमें। 5वां उदाहरण हम इधर लिख लेते हैं, समधन कारक। समधन कारक, मैं क्या होगा, स के ऊपर अनुस्वार रूप में और यहाँ क्या होगा, दंत स का आगम हो जाएगा और कारक, संस्कारक।
समधन का बराबर क्या हो गया? संस्कारक। समधन कर्ता, समधन कर्ता हो गया। मैं क्या गया? स के ऊपर अनुस्वार रूप में दंत स का आगम हो गया और कर्ता संस्कर्ता। सातवां उदाहरण है समधन क्रिया। समधन क्रिया बराबर क्या हो गया? स के ऊपर मैं का अनुस्वार रूप चला जाएगा, फिर है संस क्रिया। समधन क्रिया बराबर क्या हो गया? संस क्रिया। उम्मीद है कि दंत स का आगम आप लोग समझ पा रहे होंगे। दंत स के आगम के कारण इसे हम लोग सागम व्यंजन संधि भी कहते हैं। आइए अब हम लोग स का आगम को जो दूसरी स्थिति बनती है यानी मूर्धन्य स का आगम उसको देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये थोड़ा इसको इस तरह से लिख लीजिए। संस्क्रिया, तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इस नियम का जो द्वितीय भाग है उसको देख लेते हैं। वह क्या है? मूर्धन्य स का आगम। ख वाला नियम क्या है कि मूर्धन्य स का आगम, मूर्धन्य स का आगम नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद में परि उपसर्ग हो, यदि प्रथम पद में परि उपसर्ग हो, यदि प्रथम पद में परि उपसर्ग, यदि प्रथम पद में परि उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में क्या हो? इसमें भी क्री धातु से बने शब्द हों तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य क्या होता है? दंत स का आगम होता है, हो जाता है। दोनों पदों के मध्य दंत स का आगम हो जाता है जो परि उपसर्ग के ह्रस्व-ई के कारण मूर्धन्य स में बदल जाता है। यह हो गया नियम का दूसरा भाग। दूसरा क्या करें? मूर्धन्य स का आगम
कि यदि प्रथम पद में परि उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में क्री धातु से बने शब्द हो तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य दंत स का आगम हो जाता है, जो परि के ईश्वर के कारण मूर्धन्य स में बदल जाता है या आदेश हो जाता है। मूर्धन्य स के आगम के कारण इसे सागम व्यंजन संधि कहते हैं। इसे सागम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी सम उपसर्ग हो तब भी क्री धातु आने पर दंत स आएगा, परि उपसर्ग हो तब भी क्री धातु रहने पर दंत स आएगा, लेकिन परि उपसर्ग में जो ई है उसके बाद यदि दंत स आता है तो वह किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। हम लोगों ने इससे पहले की कक्षा में इसको पढ़ चुका है। तो अंत में क्या आएगा? संधि होने पर मूर्धन्य स ही आएगा, तो मूर्धन्य स के आगम के कारण इसे सागम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर यहां देख लेते हैं कि क्री धातु से बने शब्द कौन कौन से थे? तो शब्द थे कार, कृत, कृति, कर्ता, करण, कारक, 1 2 3 4 5 6 कार, कृत, कृति, कर्ता, करण, कारक और क्रिया। इसके अलावा भी अगर कोई शब्द बनेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण क्या कहता है? तो हम लोग पहले नियम को देखेंगे कि यदि प्रथम पद में परि उपसर्ग हो, पहला उदाहरण है प्रथम पद में क्या हो? परि उपसर्ग है, तथा द्वितीय पद में क्री धातु से बने शब्द हो, तो सबसे पहले हम लोग कार को देख लेते। तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य दंत स का आगम हो जाता है। यानी क्या होता है? परि के बाद धन, दंत स आ जाता है और धन कार, ऐसा होता है। फिर क्या कहता है नियम का दूसरा भाग? दंत स का आगम हो जाता है जो परि उपसर्ग के ई के, यानी यहाँ ह्रस्व ई है और यह क्या है? दंत स है। तो क्या होता है कि जो परि उपसर्ग के ह्रस्व ई के कारण मूर्धन्य स में बदल जाता है, यानी इस ई के वजह से यह स क्या बन जाता है? मूर्धन्य स में। यानी यह क्या हो जाएगा? परिधन, मूर्धन्य स धन कार। शब्द क्या बनेगा इस प्रकार? परिष्कार। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अंत में क्या आता है? दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स बन जाता है। तो मूर्धन्य स के आगमन के कारण इसे मूर्धन्य स यानी सागम व्यंजन संधि कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है परि के बाद अधिकृत आता है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? परिष्कृत। परि के बाद कृत आता है तो क्या बन जाएगा? परिष्कृत बन जाएगा। तीसरा उदाहरण है परिधन कृति। परिधन कृत बराबर क्या होगा? वो बन गया परिष्कृति। चौथा उदाहरण है परिधन कर्ता। यह क्या है? परिष्कर्ता। पांचवा उदाहरण है परिधन करण बराबर हुआ परिष्करण। यहां इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा
कि पहले दंत स आता है, उसके बाद परि उपसर्ग का जो ई है इसके वजह से दंत स किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स में। छठा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, परिधन कारक शब्द क्या बना, परिष्कारक। सातवां उदाहरण है, परिधन क्रिया शब्द क्या बना, परिष्क्रिया। तो क्री धातु से यह 7 शब्द बनते हैं और हमने 7 का उदाहरण करके देख लिया। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि आगम व्यंजन संधि, आगम का मतलब होता है कि किसी नए वर्ण का आ जाना। फिर हम लोगों ने देखा कि चूंकि यह व्यंजन संधि है तो इसमें क्या होता है कि नया जो वर्ण आता है वह व्यंजन रहता है। तो आगम व्यंजन संधि में हमने देखा 2 स्थितियां बनती हैं। पहला है चय का आगम, जिसे चागम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि प्रथम पद में कोई भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, छ हो, तो संधि होने की दशा में दोनों पदों के मध्य चय का आगमन हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि दंत स का आगम। दंत स के आगम में 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति होती है दंत स का आगम और दूसरी स्थिति होती है मूर्धन्य स का आगम। तो दंत स के आगम में दोनों स्थितियों में 2-2 नियम काम करते हैं। पहले होता है दंत स का आगम। इसमें क्या होता है कि यदि प्रथम पद में सम उपसर्ग हो और द्वितीय पद में क्री धातु से बने हुए शब्द हो तो संधि होने की दशा में क्या होता है कि मैं तो अनुस्वार में बदल जाता है और दोनों पदों के मध्य दंत स का आगमन हो जाता है। दूसरी स्थिति में क्या बनता है मूर्धन्य स का आगम में कि यदि प्रथम पद में परि उपसर्ग हो और द्वितीय पद में क्री धातु से बने हुए शब्द हो तो संधि होने की दशा में क्या होता है कि दोनों पदों के मध्य दंत स का आगम हो जाता है। जो दंत स क्या करता है कि परि उपसर्ग में जो ह्रस्व ई है उसके वजह से वह मूर्धन्य स में बदल जाता है। अंतोगत्वा क्या होता है कि इस संधि में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है, इसीलिए इसे सागम व्यंजन संधि कहते हैं। उम्मीद है कि आज के इन 2 नियम और 2 उपभेद हो गए, यानी कुल 3 नियमों को आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आप सभी को अगर मेरी कक्षाएं पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।